जब अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया था तब मीर जाफर ने भारत से गद्दारी करके भारत को गुलामी के चंगुल में डाल दिया था। जब 1857 का अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया था तब कुछ हिंदुस्तानियों ने पैसे के लिए या ताकत के लिए बागी सिपाहियों की लोकेशन और उनके सीक्रेट्स अंग्रेजों को बेचकर उस युद्ध में भी हिंदुस्तानियों को हरवा दिया था। आज 250 सालों के बाद क्या हम फिर से वही कहानी को रिपीट होते हुए देख रहे हैं? जब चाइना अतिक्रमण करने का कोई प्रयास कर रहा था उस समय श्रीमान राहुल गांधी चाइना के अधिकारियों के साथ गुप्त वार्ता कर रहे हैं। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious. India is not described as a nation, it is described as a union of states. अरविंद केजरीवाल पर मोगा में प्रचार के दौरान पूर्व खालिस्तानी आतंकी के घर रुकने का आरोप लगा। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में एक पार्टी की डोमिनेशन अच्छी नहीं होती है। आज भारत को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चाहिए जो भारत के लोगों को बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सके। लेकिन देखकर कभी कभी ये लगता है कि आज की जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो ये ऑल्टरनेटिव देश को प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं। बीजेपी का एक बेहतर ऑल्टरनेटिव बनने के बजाय इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए और अपने आप को पावरफुल पोजीशन में लाने के लिए देश को जलाकर खाक करने को भी तैयार है। विश्वास नहीं होता? चलो भाई, प्रूव ही कर देते हैं। आज बात करते हैं कि क्या भारत की ऑपोजिशन भारत के नए मीर जाफर हैं। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, 2024 के इलेक्शंस लगभग एक साल दूर हैं और 2014 और 2019 की तरह ऑलरेडी एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की बातें होने लगी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हम एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। भैया, ये महागठबंधन दुनिया का पहला फ्रेंचाइज है जिसके फ्लॉप होने के बाद भी 2 सीक्वल बन चुके हैं। महागठबंधन बनेगा। तो आइए आज बात करते हैं भारत के ऑपोजिशन पार्टीज की, खासकर एक ऐसे इंसान की जिसको पिछले 2 इलेक्शन साइकिल्स से और शायद 2024 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन के मेन प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट की तरह दिखाया जाएगा, यानी राहुल गांधी। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। देखिए भाई साहब, पिछले 2 इलेक्शन साइकिल में भारतीय वोटर्स को तो पटा नहीं पाए हैं, तो अब भारत के बाहर जाकर लोगों को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल में ही ये खबर आई थी कि अमेरिका के कांग्रेस के स्पीकर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को 22 जून को एक ऑफिशियल स्टेट विजिट पर बुलाया है, जिसमें कि वो अमेरिका की एक जॉइंट मीटिंग ऑफ कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। इस इन्विटेशन को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्सेप्ट भी किया है। राहुल गांधी गैंग्स ऑफ वसैपुर की सीन की तरह हम फर्स्ट करके मोदी जी से 1 महीने पहले ही अमेरिका पहुंच गए। हम फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी जी, उनका गोल था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। लेकिन अगर उनके ओपिनियंस और किस तरह के लोगों से वो मिले हैं उसको देखा जाए तो देखकर ये लगता है कि राहुल गांधी जी का मोटिव डायस्पोरा आउटरीच नहीं था। वो इतने अच्छे कैंडिडेट क्यों है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, उसका बखान करना नहीं था, बल्कि भारत के खिलाफ एक साजिश रचना था। देखिए, इनिशियली राहुल गांधी जी ने उसी तरह की चीजें की जो राहुल गांधी करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की फ्रीडम मूवमेंट भारत में नहीं बल्कि अफ्रीका में शुरू हुई थी। The freedom movement of India, we might not like to say this, the freedom movement of India began in South Africa. हाँ भाई, शिवाजी महाराज तो गन्ने के फार्मर थे, गुरु गोविंद सिंह जी का तो ट्रैक्टर का बिजनेस था, मंगल पांडे तो इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। उनका तो कुछ लेना देना नहीं है भारत की आजादी की लड़ाई से। और भाई साहब इतने पे रुके नहीं, भाई साहब ने तो भारत के कल्चर को ही अटैक करना शुरू कर दिया बाहर जाके। भारत की क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक मेंबर ने उनसे सेंगोल के बारे में पूछा और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के बारे में पूछा और उनका जवाब ये था, BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. So, aren't you happy I'm not lying down? Lying down and doing all that. पूरे मनोयोग से महाकाल की पूजा की, महाकाल के आगे दंडवत हो गए। महाकाल के आगे दंडवत हो गए। मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर ने भी इनसे इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में एक सवाल पूछा और राहुल गांधी जी का जवाब काफी इंटरेस्टिंग था। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. Wait a minute. Happened to the Dalit community in the 80s. ये इतना बेवकूफाना जवाब था कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी इनको जवाब दिया। 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि
यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। और इनकी मोहब्बत की दुकान यहीं बंद नहीं हुई। इसके बाद किसी ने उनसे मुस्लिम लीग के बारे में पूछा, जिसके साथ कांग्रेस पार्टी केरला में कोलिशन में है। Muslim League is a completely secular party. There is nothing non-secular about the Muslim League. मुस्लिम लीग इतनी सेक्युलर है कि उनको शरिया कानून चाहिए। IUML is the progeny of the original ML or Muslim League of Jinnah. Those guys ran off to Pakistan, leaving their blood brothers behind who formed the Muslim League here. It wants Sharia law to be imposed. In fact, it has said, quote, to not have Sharia law in India would be a Himalayan mistake, unquote. मुस्लिम लीग इतनी सेक्युलर है कि उनके ऊपर हिंदुओं का मैसेकर करने का आरोप है। वो इतनी सेक्युलर है कि उन्होंने केरला में चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट किया है, ट्रिपल तलाक के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो इतने सेक्युलर हैं कि LGBT कम्युनिटी, जिसको राहुल गांधी इतना सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में उन्होंने ये कहा था, It calls LGBT and homosexual people as, quote, worst humans. यही नहीं, अभी और सुनिए। It doesn't want gender neutral classrooms. And it was responsible for Malappuram to be carved off as a Muslim strong district after fighting and demanding it. भाई अगर मुस्लिम लीग सेक्युलर है फिर तो क्या कूल है, हम भी सीरियस डॉक्यूमेंट्री है, फिर तो बटर चिकन भी वीगन फूड है। लगता है सरजी की मोहब्बत की दुकान बच्चन पांडे फिल्म की तरह ही सुपर सक्सेसफुल होने वाली है। बीते फॉरेन ट्रिप्स में भी राहुल गांधी जी ने इसी तरह के अनमोल रत्न दिए हैं दुनिया को। एक ट्रिप में उन्होंने कहा था कि वो इलेक्शन इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो बिल्कुल बेकार लीडर हैं, लेकिन वो इलेक्शन इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. ये बढ़िया है यार। मैं तो कहता हूँ कि हम सबको इस एक्सक्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी निजी जिंदगी में। भाई अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो भाई एग्जाम सेंटर को आरएसएस ने कब्जा कर लिया था। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको डंप कर दिया तो भाई आरएसएस ने डंप करवाया है। अगर आपको इंटरव्यू के बाद नौकरी नहीं मिली तो कंपनी पर तो भाई आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। मुझे ये भी सुनकर बहुत खुशी हुई कि आरएसएस एक फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मुस्लिम लीग, जिन्होंने लिटरली भारत का रिलीजन के नाम पर विभाजन किया था, वो बिल्कुल सेक्युलर है। खैर चलिए, ये सब तो नॉर्मल ऑपोजिशन पार्टी का बिहेवियर है, लेकिन इसके बाद जो राहुल गांधी जी ने करना शुरू किया है उससे वो मीर जाफर की टेरिटरी में आ जाते हैं। राहुल गांधी जी ने खुल्लम खुल्ला देश के बाहर जाके अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पावर्स को इंडिया में दखलंदाजी करके इंडिया की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने को कहा है। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious. याद रखिए कि यूके और यूएस जैसे देशों का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का और दूसरे देशों की गवर्नमेंट को गिराने का। राहुल गांधी जी ने इंडिया के बारे में पहले यह भी कहा है कि इंडिया तो भाई देश ही नहीं है। India is not described as a nation, it is described as a union of states. और देखिए राहुल गांधी जी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक जो सबसे बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कही थी, कि वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को हराने के लिए भारत के दुश्मनों के साथ भी काम करने को तैयार है। इस फॉरेन ट्रिप में राहुल गांधी जी ने हडसन इंस्टीट्यूट में एक स्पीच दी थी, जहां पर वो सुनीता विश्वनाथन नाम की एक लेडी के साथ दिखे थे। सुनीता विश्वनाथन एक हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स नाम के यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की को फाउंडर है, जिन्होंने कई बार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाई है और जिन्होंने अमेरिका में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम का डीपली हिंदूफोबिक इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाया था। हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स के ऊपर आरोप है कि वो रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जॉर्ज सोरोस से भी जुड़ी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय डिसइंफॉर्मेशन लैब, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स को 2019 में दो मुस्लिम एडवोकेसी ग्रुप्स यानी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स काउंसिल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज फॉर इंडिया ने क्रिएट किया था। राहुल गांधी जिस इवेंट में गए थे, उस इवेंट को तंजीम अंसारी नाम के एक आदमी ने ऑर्गेनाइज किया था, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी के मेंबर हैं। मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी को पाकिस्तानी बॉन्ड ईमान जवाद अहमद चलाते हैं, जो कि इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। अकॉर्डिंग टू डिसइंफॉर्मेशन लैब, इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के पाकिस्तानी बेस इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जमात इस्लामी और आतंकी ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा से भी लिंक्स हैं। और इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका अक्सर पाकिस्तानी आर्मी के टॉकिंग पॉइंट्स को अमेरिका में रखने का भी आरोप है। इनके ऊपर आरोप है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन की भी बहुत तारीफें करते हैं। अकॉर्डिंग टू डिसइंफॉर्मेशन लैब, इंडिया की बैंड रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट सिमी का फाउंडर भी इकना का मेंबर रह चुका है। एक और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया था, उनका नाम है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स काउंसिल। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स काउंसिल के फाउंडर शेख उबैद और मेंबर अब्दुल मलिक मुजाहिद, ये दोनों भी इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के मेंबर रह चुके हैं, जिनके आप याद रखिए अलेजेडली पाकिस्तान के जमात इस्लामी से कनेक्शंस हैं। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राशिद अहमद एक और इस्लामिक चैरिटी इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के मेंबर हैं। इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन
पब्लिशर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका की मेंबर है और 2017 में इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कैनेडियन गवर्नमेंट ने आरोप लगाया था कि वो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए फंडिंग करते हैं। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स काउंसिल ने एक अमेरिका की लॉबी फर्म को भी हायर किया था जो अमेरिका की रिलीजियस फ्रीडम ग्रुप USCIRF को इंडिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए लॉबी कर रहे थे। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स काउंसिल ने अक्सर भारत के खिलाफ झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाया है और इसके ऊपर 2021 में UAPA भी डाला गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन के भी अलेजिडली बैंड इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिमी के साथ भी लिंक्स हैं। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स काउंसिल ने कन्विक्टेड टेररिस्ट यासीन मलिक को भी सपोर्ट किया है और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स काउंसिल ने एक ओपन लेटर लिखा था US गवर्नमेंट को कि वो मोदी को इनवाइट ना करे और उनकी ट्रिप को कैंसिल करे। इस लेटर को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स काउंसिल, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, केयर, जिसका नाम है काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, जिनके ऊपर आरोप है कि इनके अलेजिडली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम ब्रदरहुड से भी ताल्लुकात हैं, ग्लोबल क्रिश्चियन रिलीफ और यूरोगोयन चर्च जैसे बड़े इवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली इन लोगों का सपोर्ट राहुल गांधी ले रहे हैं जिनके साथ सभी एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और क्रिश्चियन इवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं। अब देखिए इसमें फनी बात यह है कि इतनी मशक्कत करने के बावजूद ये कोशिश फिर से फेल हो गई। I wanted you to articulate why have the invitation for the state dinner and then ever follow up to it. Why have India is a strong partner on very many levels with the United States. You saw that in Shangri-La, Secretary Austin announced some additional defense cooperation now that we're going to pursue with India. India is a member of the Pacific Quad and a key friend and partner with respect to Indo-Pacific security. I could go on and on and on. There's innumerable reasons why India certainly matters, not just bilaterally between the two of our nations, but multilaterally on very many levels. And the President's looking forward very much to having Prime Minister Modi here to talk about all those issues and to advance and deepen that partnership and that friendship. लेकिन राहुल गांधी जी थकते थोड़ी हैं। सिर्फ US में ही नहीं, जब राहुल गांधी जी UK भी गए थे तब इसी तरह के लोगों से सपोर्ट लिया था। UK में एक ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने राहुल गांधी जी के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे उनका नाम था ब्रिज इंडिया। ब्रिज इंडिया के एक मेंबर है पुष्पराज देशपांडे जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और RJD के तेजस्वी यादव को भी इंग्लैंड में होस्ट किया था। ये भाई साहब ने पब्लिकली ये कहा है कि भारत के आदिवासी हिंदू नहीं है। हमारी अस्तित्व, हमारी डिग्निटी, हमारी सम्मान की वो मानते ही नहीं है। वो मानते ही नहीं है कि हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, पहचान है। वो मानते हैं कि हम लोग हिंदू हैं और उनकी सारी जो प्रक्रिया है वो उसी नीड से चलती है। और भी राहुल गांधी के सपोर्टर्स हैं लोग जैसे सलिल शेट्टी जो कि एक तरह से जॉर्ज सोरोस का राइट हैंड मैन माना जाता है और ब्रिटिश पाकिस्तानी लोग जैसे लॉर्ड अहमद। राहुल गांधी जी के ऊपर तो आरोप है कि जब भारत पर हमला हुआ था उसी समय वो भारत के दुश्मनों से मीटिंग कर रहे थे। जब चाइना अतिक्रमण करने का कोई प्रयास कर रहा था हमारी सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उस समय श्रीमान राहुल गांधी चाइना के अधिकारियों के साथ गुप्त वार्ता कर रहे। कोई भी नॉर्मल इंसान बोलेगा कि चलिए भाई राहुल गांधी जी को तो भारत की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपनी चिंता है, तो उनको हटाओ, किसी और दूसरे ऑपोजिशन लीडर को ऑपोजिशन का फेस बनाओ। लेकिन कौन? जो भी ऑपोजिशन का फेस बनना चाहता है यार, उनकी सबकी तो एक ही तरह की हालत है। अरविंद केजरीवाल पर मोगा में प्रचार के दौरान पूर्व खालिस्तानी आतंकी के घर रुकने का आरोप लगा। अरविंद केजरीवाल जिस घर में रुके वो खालिस्तान कमांडो फोर्स के पूर्व आतंकी गुरिंदर सिंह का है। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। हमने पार्लियामेंट में इसके खिलाफ वोट दिया। हर इंटरव्यू के अंदर मैंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है कि ये कानून बिल्कुल गलत है, ये कानून देश के हित में नहीं है। Post-poll violence has lashed West Bengal since Sunday evening as rival political workers have clashed, party offices have been torched, homes looted, resulting in the deaths of several people. Several videos have also gone viral on social media where people can actually be seen attacking, vandalizing and looting BJP offices in Budhwan, Odisha Para and Nandigram as well as several other areas. और यही डिफरेंस है अनफॉर्चुनेटली इस समय पर बीजेपी और ऑपोजिशन पार्टीज में। मोदी जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो इंडिया किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उसकी बात करते हैं। आज दुनिया के 40% 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया
वो देश है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर, वो देश है। Prime Minister Modi is bringing back priceless artifacts and Indian antiquities from the United States, one of which is said to be at least 7,000 years old. और जब ऑपोजिशन लीडर्स बाहर जाते हैं तो इंडिया की सबसे गंदी घटिया इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं। The nature of the democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. What is happening, for example, to the Muslim community happened to the Dalit community in the 80s. और सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं, दूसरी तरह से भी जो ऑपोजिशन का प्लान है वो काम नहीं कर रहा है। अगर आप इकोनॉमिक्स को देखें तो ऑपोजिशन बोलती है कि हम आपको फ्री की इतनी सारी चीजें देंगे। अरे भाई, बीजेपी भी वही कर रही है, लेकिन और एफिशिएंट तरीके से कर रही है। बीजेपी की जो जैम ट्रिनिटी है, जिसको जन धन, आधार और मोबाइल योजना बोला जाता है, उससे वो भारत के गरीब से गरीब नागरिक को गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं और भारत की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम से भी जोड़ रहे हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखें तो उसमें भी 2020 तक तकरीबन 1.6 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। भारतमाला परियोजना में भी मुख्य राजमार्ग और स्टेट हाईवेज को विकसित किया जा रहा है और उसमें 2022 तक 34,800 किलोमीटर की सड़कों का विकास हो चुका है। रिकॉर्ड स्पीड से इस समय पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है भारत में। भारत ने एक अच्छे कॉस्ट में भी अभी देखिए इतनी बढ़िया स्टेट ऑफ द आर्ट नई पार्लियामेंट बिल्डिंग दी है देश को। और ऑपोजिशन क्या कर रहा है? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी को भी देखें तो उसमें भी करंट गवर्नमेंट बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। एक तरफ ऑपोजिशन पार्टीज हैं जिनके ऊपर खालिस्तानियों से मीटिंग करने के आरोप लग रहे हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से मीटिंग करने के आरोप लग रहे हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को देखिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार से जुड़ी घटनाओं में भारत में एक ड्रास्टिक कमी हुई है। साल 2013 से लेकर 2020 तक घटनाओं में 65% की कमी हुई है। और यहीं पर आते हैं बीजेपी और ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में जो बड़ा डिफरेंस है, और वो है नेशनल विजन का। देखिए, स्टेट लेवल पे अभी भी ऑपोजिशन पार्टीज जीत रही हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर देखकर लगता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि इंडियन वोटर चाहता क्या है। उनको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि जो मेजॉरिटी इंडियंस हैं वो इंडिया से प्यार करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप इंडिया के बाहर जाके इंडिया को खाली गाली ही देते रहो। इंडिया के बाहर जाके इंडिया के दुश्मनों के साथ पार्टनरशिप करो। इंडिया के लोग उनके सिविलाइजेशन से नफरत नहीं करते। वो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखते हैं तो चिढ़ते नहीं है, उल्टा खुश होते हैं। भारत की पॉपुलेशन एक एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है। वो चाहते हैं कि भारत डेवलप होए और एक मेजर वर्ल्ड पावर बने। जिस तरह से अमेरिका का कल्चरल इन्फ्लुएंस है दुनिया में, उसी तरह से इंडिया का भी कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़े। और ऑपोजिशन पार्टी इस बात को नहीं समझती है, लेकिन बीजेपी इस समय पर समझती है। बीजेपी ने 3 स्टेप्स का इस्तेमाल किया है। पहला, सिविलाइजेशनल रिवाइवल। दूसरा, कास्ट बैरियर्स को और रीजनलिज्म के बैरियर्स को तोड़ना थ्रू इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू और अर्बनाइजेशन के थ्रू। और तीसरा, स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया कि 2013 से 2020 तक 65% कमी हुई है टेरर अटैक्स की। उसके ऊपर से कश्मीर में जो टेरर इंसिडेंट्स हैं वो 2018 में 417 से 2021 में 229 तक आ गए हैं। उसके ऊपर से गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इवेंट्स भी किए हैं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट की स्ट्राइक, डोकलाम में चाइना के खिलाफ जो मुंह तोड़ जवाब दिया है। इन सब चीजों को देखकर भारत के लोगों को लगता है कि भाई भारत की गवर्नमेंट उनकी सुरक्षा कर सकती है। भारत अपने दुश्मनों से पीछे नहीं हटता। यहाँ तक कि यार देख लो, दुश्मन देश को समझ में आ रहा है कि बीजेपी क्यों सक्सेसफुल है, लेकिन हमारे ऑपोजिशन को समझ में नहीं आ रहा। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे।
ये होता है आजाद मुल्क। तो 2024 के इलेक्शन के समय पर हम एक बड़े क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं, जहां पर एक तरफ बीजेपी है जिसकी एक क्लियर पॉजिटिव नेशनल विजन है भारत के लिए, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन है जो खुद एक दूसरे से एग्री नहीं करते, हर 5 साल पे एक महागठबंधन बना लेते हैं और उसके ऊपर से भारत के दुश्मनों से मदद लेने को भी तैयार हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई हम हार क्यों रहे इलेक्शन। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये सवाल, क्या आपको लगता है कि जो काम भारत के ऑपोजिशन लीडर्स कर रहे हैं भारत के दुश्मनों से हाथ मिलाकर, उससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी को एक सीरियस खतरा बन सकता है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद है तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक, थम्स अप, शेयर जरूर करें। अगर आप राहुल गांधी जी के और अनमोल रत्न देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड पढ़ें।